वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी काफ़ी लेंदी है बट मैं उसे शॉर्ट में ही करके सुनाऊंगी कि एक गांव में एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ज्योतिषी रहते थे जिनको अपनी शिक्षा पर इतना ज़्यादा गुमान था कि मतलब वो ये सोचते थे कि मैं अपनी विद्या से किसी का भी भाग्य बदल सकता हूँ। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि बस वो इसी मौके में रहते थे, कब कोई उन्हें ऐसा मतलब इंसान मिले जिसका वो भाग्य बदल दे। तो एक बार की बात है, वो सुबह सुबह निकले हुए थे भ्रमण पे। तो उन्हें एक गरीब इंसान दिखा, काफ़ी गरीबी था और वो अपनी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्ब था वो आदमी। उसका नाम था अरुण। अब वो उसको मिले तो उन्होंने बोला कि जल्दी सुनाऊंगी शॉर्ट में कि मैं तुम्हारा भाग्य बदल सकता हूँ। उसने बोला मेरा क्या भाग्य बदलोगे, मेरा तो सब कुछ ही उजड़ा हुआ है, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं घर वाले भी मेरे से बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं क्या करूँ। तो उसने बोला मैं तुम्हारा भाग्य बदल सकता हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट होगा। तो उसने थोड़ा सा सोच विचार करके डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, जैसा भी आप कहो मेरे को मंजूर है, आप बताएं मेरा भाग्य कैसे बदलेगा। तो उसने क्या करा, अपने पास से कटार निकाली और उसके हाथ में राजयोग की रेखा बना दी। अब क्या था कि बना दी, अब वो भी खुश हो गया। उसने उसको बता दिया कि अब तुम जल्दी ही एक राज्य, किसी राज्य के राजा बनने वाले हो। ये चीज़ हो गई। वो जो ज्योतिषी था वो वहाँ से चला गया अपना काम करके। अब ये क्या था कि ये चलता चलता दूसरे राज्य में निकल गया काम की तलाश में। अपने घर से तो घर छोड़ के आ ही चुका था कि घर वाले काफ़ी परेशान थे इससे कि कुछ काम धाम नहीं करता था। अब इसने क्या करा, सोचा कि आगे बढ़ने से पहले एक काम क्यों ना करूं कि मैं जो दूसरे राज्य का मंदिर था सुबह सुबह उसमें जाके इसने माथा टेका। अब जैसे इसने माथा टेका, वहां से सैनिक आए और मंत्री आए, वो इसको लेके अपने राजमहल में लिवा ले गए कि भाई अब आप इस राज्य के राजा हो। उन्होंने कहा मैं ऐसे कैसे राजा बन गया। तो उसने कहा कि कल ही हमारे राजा की मृत्यु हुई है और यहाँ की एक प्रथा ये है कि राजा की मृत्यु के अगले दिन बाद मंदिर में जो सबसे पहला परदेसी आता है, माथा झुकाता है, वही हमारे देश का राज्य, हमारे राज्य का राजा बनता है। तो भाई वो बन गया राजा। अब उसको एक दो दिन ही हुआ था राजा बने हुए, अब उसके दिमाग में आने लगी फितूर बातें। उधर उसके घर में उसकी बीवी बच्चे सब परेशान हो रहे थे कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। मैंने तो थोड़ा बहुत ही कहा था लड़ाई मतलब कि काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। ये चीज़ हो गई। अब क्या था कि वो यहाँ पे उसने सोचा कि मैं लिवा लाऊं अपने मंत्री को भेज के अपने परिवार को। फिर उसने ये डिसाइड किया कि वो तो वैसे ही मेरे से इतना लड़ते झगड़ते रहते हैं, मैं उन्हें क्या बुलाऊंगा। वो जैसे मतलब वो अजीब सा ही हो गया था। जैसे वो राजा बना ना, तो राजा को जो पद और सिंहासन है वो उसके सर पे चढ़ गया था। तो उसने सोचा अब मुझे इसकी क्या ज़रूरत है पत्नी की, मैं तो अब राजा बन गया हूँ, बहुत सुंदर मुझे राजकुमारियाँ मिलेंगी, मैं तो उनसे शादी कर लूँगा। ऐसा विचार करके उसने अपने परिवार को नहीं बुलाया। वहाँ उसका परिवार उसके बिना परेशान हो रहा था। अब जैसे दो चार दिन बीते तो इसको काम समझ में तो खैर आ नहीं रहा था, क्योंकि ऐसा कभी पढ़ा लिखा नहीं, बस ये है कि भाग्य से बन गया था राजा। तो इसको ये चीज़ ये रियलाइज़ हुई कि भैया जिसने मेरे को राजा बनाया है उसको क्यों ना मैं इनाम दूँ। तो इसने उस ज्योतिषी को बुलाया, उसको बुला के उसको बताया कि ऐसे ऐसे आपके वजह से मैं राजा बन चुका हूँ और आपको मैं अपनी तरफ से इनाम देना चाहता हूँ। तो उसने उसको खूब 5-6 हाथी भर के सोने चांदी दिए, खूब उसको सोने से लाद दिया उसको, और वो भाई वो भी चला गया स्वीकार करके। अब क्या था, अब इसके मन में आया फिर से ये कि भैया अब करता हूँ कि अपने राज्य को बढ़ाता हूँ, दूसरे पड़ोसी राज्य को पे हमला करता हूँ। तो इसको मंत्री ने समझाया कि जो पड़ोसी राज्य है वो हमारे राजा के बहुत परम मित्र थे, आप उन पे हमला मत करो, बहुत अच्छे हैं। इसने कहा तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, मैं राजा हूँ। अब ये राजा के पद का बहुत ज्यादा ही उसका फायदा उठाने लग गया अपने पद का। तो इसने क्या करा, हमला कर दिया। अब हमला करा तो वो राजा तो अच्छा था, वो भी हैरान है कि भैया ये राज्य तो कभी हमला नहीं करता था, तो मेरा दोस्त अब क्या हो गया। तो उसने बताया भाई ऐसे ऐसे वो राजा आपके दोस्त जो थे उनकी मृत्यु हो गई है और अगले दिन ही किसी और को राजा बना दिया गया है, वही राजा आपको हानि पहुंचा रहा है। अब क्या था, अब हमला हुआ। अब हमले में राजा जो था दूसरे राज्य का, वो अपनी जान बचा के किसी तरह एक जंगल में गया। वहाँ पे एक उसके गुरुजी थे जो अपना आश्रम बना के बैठे थे, वो वहाँ उनकी शरण में गया। अब ये हमला कर रहा है, इसको राजा नहीं मिला जिसपे हमला कर रहा है, पड़ोसी राजा अरुण को। तो अरुण ने क्या करा, वो पड़ोसी राजा की पत्नी और उसके बच्चों को कैदी बना लिया। अब ये जो पड़ोसी राज्य का राजा था, वो अपने गुरु से मिला, उसने गुरु को सारी बातें बताई। तो उसने बोला कि मुझे सब पता है कि उस राज्य में क्या हो रहा है, कि तुम्हारा जो दोस्त था वो मर गया, उस दोस्त की जगह किसी मूर्ख इंसान को राजा बना दिया गया है। और वो राजा भी ऐसे बना है कि उसको किसी बहुत ही तेज तर्रार ज्योतिषी ने उसकी हाथों पे रेखा बना दी है, जिसकी वजह से उसको
राज्य मिल गया है और अब वो तुम्हारे पीछे लगा है, तो ऐसा करो तुम अभी यहीं रुको, उचित समय आएगा तब हम कार्रवाई करेंगे, तब तक आप यहीं रहो। तो वो भैया अपने वहाँ रहा और पता लगा, कह रहा कोई बात नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चे सब सुरक्षित है, वो उसने अपने कैद में रख रखे, लेकिन वो उनको कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब क्या था कि अब मंत्री भी परेशान, सारी प्रजा परेशान। क्यों? क्योंकि वो हद से ज़्यादा कर लगाने लग गया अपने राज्य में, क्योंकि उसको ये लगा कि भैया मैं तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, दूसरे राज्य में मैंने राज्य कर लिया, दूसरे राजा को मैंने भगा दिया, उसके बीवी बच्चों को अपने कैद में ले लिया। अब ये अरुण के मन की स्थिति है कि वो इतना ज़्यादा अपने अंदर घमंडी हो गया कि उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था सही और गलत। गरीब जनता जो सूखे से बेचारी परेशान थी, उन पर 50-50 सोने की अशर्फियों का कर लगा दिया कि हर एक घर से 50-50 सोने की अशर्फियाँ आएंगी और खजाने में डाली जाएंगी। अब मंत्री भी परेशान। अब मंत्री कह रहा भाई हमने क्या गलती कर दी, हमने सोचा था कोई अच्छा राजा मिलेगा, ये तो हमें मूर्ख राजा मिल गया, क्रूर राजा मिल गया, जिसने मतलब इतने अच्छे राजा पर हमला करा, उसके परिवार को बंदी बना लिया, आराम जनता को अब कितना परेशान कर रहा है। तो उसको भी एक तरकीब सूझी। जो मंत्री था वो एक बार वो वन में ही गया उसी बाबा से मिलने के लिए, क्योंकि वो बाबा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे, पंडित जी बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो वो उनके पास गया, उन्होंने उसको एक युक्ति बताई मंत्री को। मंत्री ने फिर उसको बताई अरुण को कि महाराज आपके लिए एक आखिरी काम है जो आपको करना है, जो कि एक प्रथा है यहाँ पर, जो राजा बनता है उसको करना होता है। कह रहा बताओ क्या है? तो उसने बोला जी जो हमारा राजा बनता है वो सबसे पहले शिकार पर जाता है और एक अच्छे जानवर का शिकार करके लाता है, लेकिन वो जाता अकेला ही है। तो कह रहे हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो कह रहा पहले बताने का मौका ही कहाँ मिला, आप तो आते साथ ही आपने आदेश दे दिए और पड़ोसी राज्य पे आक्रमण कर दिया, बताते कहाँ से? तो कह रहा कोई बात नहीं मैं जाऊँगा। तो भैया वो मंत्री के कहने पर वो गया। अब गया तो क्या हुआ वहाँ पे अकेला। अब वो कह रहा मैंने तो एक चींटी ना मारी आज तक, अब मैं शिकार कैसे करूँ? ना मुझे तलवार चलानी आवे, ना मुझे तीर चलाने आते, ना मुझे भाला चलाना आता, अब क्या करें? तो अब क्या था कि वो भटकते भटकते जंगल में भटक ही रहा था, तो उसको पड़ोसी राज्य का राजा मिल गया। वो भेष बदला हुआ था, उसने अपने आप को एक पंडित के रूप में परिवर्तित किया हुआ था, तो पंडित का साधु बाबा का भेष ले रखा था। अब वो उसको मिला, वो उससे बातचीत करने लग गया। अब उसने उसको ये चीज़ का विश्वास दिला दिया कि मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ। और उसने उससे पूछा कि आप कौन हो? तो अरुण ने झूठ बोल दिया कि मैं दौलतपुर के जो राजा है उनका प्रधानमंत्री हुआ। वो जानता था कि ये प्रधानमंत्री नहीं है, खुद ही राजा है। तो उसने बोला कि मैं जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है मैं तब से ही यहीं भटक रहा हूँ। तो कह रहा आप अभी तक कैसे जीवित है? तो कह रहा फिर उसने मतलब बताया कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ कि कैसे तुम राजा बने और कैसे तुमने दूसरे राज्य के राजा पर हमला करा, और मुझे ये भी पता है तुमने उसके बीवी बच्चों को कैद कर रखा है, और तुम कोई प्रधान नहीं हो, तुम स्वयं उस दौलतपुर राज्य के राजा हो। अब वो मान गया कि हाँ भाई ये तो सही है, क्योंकि उसको सब कुछ बता दिया था बाबा ने, तो वही चीज़ उसने उसको बता दिया। अब उसकी नज़रों में वो सही हो गया, क्योंकि वहमी बहुत था, जल्दी बातों में आ जाता था। तो ये चीज़ उसकी थी। तो उसने बोला कि यूँ तो उसने बात कर ली थी पंडित, उसने जो पड़ोसी राज्य का राजा है उसने बाबा से बोल दिया था कि बाबा जब वो जंगल में आएगा मैं उसको तभी मार दूंगा। तो बाबा ने बोला बेटा क्यों तुम अपने सर पे किसी का खून, किसी की हत्या का वो आरोप लेते हो? हम ऐसी तरकीब लगाएंगे कि रस्सी भी, वो सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। तो उन्होंने यही तरकीब लगाई, इसी वजह से वो उससे मिला अरुण से, और बदला लेना चाहता था। तो मिला, बड़े प्यार से उसका विश्वास जीता। फिर उसने बोला कि मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ कि तुम्हारा साम्राज्य चारों दिशाओं में फैलेगा, तुम देश के सबसे बड़े राजा बनोगे। उसको चढ़ा दिया और ऊपर। तो कह रहा वो कैसे? तो उसने बोला आप ऐसा करना कि आपके राज्य में जितने भी ब्राह्मण हैं उनको आप भोजन कराना, और उनके आशीर्वाद से आप बहुत ज़्यादा मतलब आगे तरक्की करोगे। तो उसने बोला ऐसा करिए ना, आप भी चलिए। तो कहता मैं चलता तो सही, मिलेगी मेरे पास काम बहुत है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, अब आपसे मेरी मित्रता हो गई है, तो अगर आप नहीं आएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने बोला ठीक है, 3 दिन बाद आप इसका आयोजन करवाना भोज का, मैं मतलब खुद उस चीज़ को बनवाऊंगा, जो पंडितों के लिए खाना वांगना होगा मैं खुद वो देखूंगा, देख रेख करूंगा। ऐसा कह के वो अपने घर आ गया अरुण। और जो राजा था
पड़ोसी राज्य का राजा था, वो अपने बाबा के पास आया। उसने बाबा को सारी बात बताई कि बाबा जी जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया है, अब 3 दिन बाद मुझे जाना है। तो बाबा ने बोला ठीक है ऐसा करो, मैं तुम्हें एक जड़ी बूटियों से बना हुआ एक अमृत दूंगा, वो तुम उसकी सीधे हाथ की हथेलियों पर लगा देना जिस पर उसकी वो राजयोग की नकली रेखा बनी हुई है, क्योंकि कतार से बनाई थी। तो ये चीज़ हो गई। अब 3 दिन बाद आया टाइम, तो उसने सारे पूरे अपने राज्य में जितने भी बड़े पंडित थे, ब्राह्मण थे, उनको सबको भोजन पे बुलाया। और चमत्कार ऐसा था कि जब वो उसको हाथ पे रहेगा तो उस टाइम खाना तो सही रहेगा, खाना सात्विक बनेगा, बिना लहसुन प्याज का, बिना उसका, लेकिन वो पंडितों को ऐसा लगेगा कि उसमें मांस है। होगा नहीं मांस, लेकिन उनको भ्रम होगा। ये भ्रम के लिए पंडित जी ने एक भभूति दी थी कि जब खाना बनेगा तो तुम उस खाने में भभूति डाल देना, खाना शुद्ध होगा, पवित्र होगा, लेकिन पंडितों को ये लगेगा कि ये खाना अशुद्ध है और मांस मच्छी वाला है। तो ये चीज़ हुई। अब वो आया 3 दिन बाद, जल्दी जल्दी सुना रही हूँ मैं क्योंकि वो जल्दी आया। अब उसने अरुण से मिला, उससे बहुत अच्छे से बातचीत करी जिससे कि उसको शक ना हो। उसने बोला कि सबसे पहले आप अपने हाथ अमृत से धोएं। फिर उसने अपने कमंडल में से वो जड़ी बूटी वाला लिक्विड निकाला, उसके हाथ पे डाला। जैसे उसने हाथ से ऐसे ऐसे करा तो उसकी जो भाग्य रेखा थी ना वो नकली, वो साफ। अब क्या था, भोजन कर रहे ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों को आ गया गुस्सा क्योंकि खाना सही था बट उनको भ्रम ये होना था कि ये इसमें मांस है। अब वो चिल्ला उठे, उन्होंने बोला, राजा को बहुत गुस्सा करा कि राजा हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम दरिद्र हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट करा है, ये है वो है। और ऐसा कहते ही वो राजा के भेष से अपने पुराने वाले डर्रे में आ गया, गरीब हो गया बिल्कुल ही। अब उसको क्या था, अब वो जैसा उसने, अब जनता ने भी उसके खिलाफ बगावत कर दी कि भाई इसने कोई तरीका होता है, हम अभी सूखे से जूझ रहे हैं, हमारे पास वैसे खाने को दाना नहीं, अरे हमसे 50-50 सोने के शर्फिया मांग रहा है। तो भैया सब ने मिल के उसका बहिष्कार करा, उसको धक्के मार के निकाला। और वो जो राज्य था, दौलतपुर का राज्य, उसी राजा को दे दिया गया जिस पर इसने हमला करा था। तो अब उस राजा के पास अपने अच्छे व्यवहार, अपने नेचर की वजह से 2-2 राज्य हो गए थे। एक उसका खुद का मिल गया और एक ये जिस पे अरुण राज कर रहा था, मूर्ख। तो भाई उससे मंत्रियों को भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई कि एक मूर्ख के हाथों उन्होंने अपने राज्य की सत्ता दे दी। अब जो ये अरुण था, अब ये भैया अब ये चले जा रहा है रास्ते में। अब इसका एक दिन एकदम इसके सामने इसका वो आ गया भाग्य, क्योंकि जब ये वहाँ पे था तब इसको वहाँ की कुलदेवी ने भी आकाशवाणी करके इसको निकाल दिया कि तू जल्दी यहाँ से निकल जा वरना मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। तूने मेरे राज्य के साथ, मेरी प्रजा के साथ तूने सही नहीं किया। जितने अच्छे से मेरे राजा ने इसको मतलब इस सत्ता को संभाला था, इस राज्य को संभाला था, तूने सब बेड़ा गर्क कर दिया, तू निकल यहाँ से। अब वो निकल गया वहाँ से। अब उसका भाग्य उसके सामने आया। भाग्य ने उसको बोला कि वो अपने भाग्य को कोसने लगा। तो कह रहा, फिर उसका भाग्य उसके सामने आके कहना है तुम मुझे मत कोसो, गलती तुम्हारी है, मैंने तो तुम्हारी पूरी कोशिश करी, मदद करी कि मैं तुम्हें अच्छा इंसान बना पाऊँ, तुम्हारे दिन बदल पाऊँ, लेकिन तुमने ही अपने गलत निर्णयों से, गलत फैसलों से अपना सब कुछ बिगाड़ दिया। अब वो गया उसके पास, बाबा के पास ही, जिसने उसके हाथ पे कतार से लाइन बनाई थी। तो उसने भी उसको बोला ये तुमने क्या करा? कह रहा मैंने तो सही करा था, गलती तुम्हारी है। तुम्हें किसने कहा था तुम दूसरे राज्य पर हमला करो? तुम्हें किसने कहा था तुम जनता पर इतना अत्याचार करो? तुम्हें किसने कहा था तुम दूसरे राजा की पत्नी और उसके बच्चों को कैदी बना के रखो? गलती तुम्हारी है। मैंने तो पूरी कोशिश करी तुम्हारा भाग्य बदलने की, लेकिन तुम्हारे भाग्य में लिखी दरिद्रता है तो तुम्हें गरीबी ही मिलेगी। तो बस कहानी का एंड यही करते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी कहानी थी और कहानियाँ अब आजकल कुछ भी चल नहीं रहा है बिकॉज मेरा चैनल थोड़ा डाउन हो रहा है। तो बट कहानी बहुत अच्छी है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसे लगी। और वाकई में भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं है, भाग्य है तो सब कुछ है, और भाग्य का साथ होना ज़रूरी है और आपकी नीयत भी अच्छी होनी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।